पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो देहरादून से आ रही है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की होनी है बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की है, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और लॉकेट चटर्जी होंगे शामिल। चुनावी रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी और 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है। बीजेपी भी जोर शोर से अपनी रणनीति बना रही है और जनता तक अपनी पहुंच बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर बीजेपी में तमाम रणनीति बन रही है। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, लॉकेट चटर्जी बीजेपी में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह देहरादून पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय बैठकों का दौर चल रहा है और आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है जिसमें चुनाव और संगठन के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अगर बात करें तो इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही साथ ये भी है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जाना है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान ही लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरा है। मिशन 2022 को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। 2 बच्चों को अगवा करने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की है, कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की है। बच्चों की बहादुरी से टल गई बड़ी घटना। बच्चों ने आरोपियों के हाथ में दांत से काटा है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर रुड़की से इस वक्त की है, बच्चों ने आरोपियों के हाथ में दांत से काटा है। वारदात की इस पूरी घटना में पुलिस जुटी हुई है। तो 2 बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई है लेकिन तत्परता देखिए, कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की लेकिन बच्चों की बहादुरी से ये घटना टल गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून 2022 के मद्देनजर उत्तराखंड बीजेपी का मंथन। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने भरा है जीत कदम। 2022 में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रहलाद जोशी ने इस बात का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से उत्तराखंड में पुनर्प्रतिष्ठापना होंगी और हम लास्ट टाइम जो हमारा बहुमत था उससे ज़्यादा बहुमत पाने के लिए लक्ष्य रख के हम काम कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम काम कर रहे हैं और इसके लिए जो कुछ भी तैयारी करना है, अभी 3-4 महीने जो समय है वो पूरा हम समय सदुपयोग करते हुए हम पूरा इसमें लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग हमारे ऊपर विश्वास किया है, पीछे पहले भी और आगे भी करेंगे। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। इन्होंने बताया है कि फीस बढ़ोतरी से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 13 दिन से अलग अलग तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा सालाना 4 लाख रुपए है, जबकि हिमाचल, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की फीस मेडिकल छात्रों के लिए ली जाती है। तो मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। फीस बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फीस माफी की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। 13 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। सालाना जो खर्च है वो 4 लाख रुपए का होता है और शांतिपूर्ण तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला गया। हालांकि छात्राओं का कहना है कि जो फीस है उसको लेकर यहाँ पर फीस माफी को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया क्योंकि सालाना जो खर्च आते हैं वो 4 लाख रुपए के आसपास आते हैं। हालांकि जो आर्थिक संकट है वो भी मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोग ने आज एक कैंडल मार्च निकाला है। ये हमारी फीस जो 2 साल पहले 2019 में 50,000 से बढ़ाकर सीधे 4 लाख हो गई थी, उसके लिए निकाला है, उसके विरोध में निकाला है क्योंकि ये 4 लाख फीस बिल्कुल ही नाजायज़ है। हम अपने पड़ोसी राज्यों में देख लें अगर, तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फीस है 40-45 हज़ार और यूपी में है 16 से 18 हज़ार। चमोली जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत ही प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया है। इन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को पहले चरण के साथ ही यहां पर प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने को कहा है। पहले चरण के तहत ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 1 वे लूप रोड निर्माण, शेष नेत्र
बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण और अस्पताल का विस्तारीकरण का काम प्रस्तावित है। हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में कॉल सेंटर से 3 शातिरों को दबोचा गया है, जिसमें 2 आरोपी हरियाणा और 1 राजस्थान का है। इनके पास से 8 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन और 3 एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक आरोपियों ने अलग अलग समय पर नई नई वेबसाइट को तैयार किया था और ये शातिर नई शॉपिंग वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का झांसा देते थे। वेबसाइट पर जब ग्राहक सामान को सेलेक्ट कर लेता था तो आरोपी उसके बाद जीएसटी देने के नाम पर अपने अकाउंट में ग्राहकों से पैसा डलवा लेते थे। हल्द्वानी पुलिस को जब कई लोगों के साथ फ्रॉड की शिकायतें मिली तो पुलिस जांच में जुटी। तो दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं ग्राहकों को शॉपिंग का झांसा देते थे। 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, 8 कंप्यूटर और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 2 हरियाणा और 1 राजस्थान का रहने वाला है ये फ्रॉड। लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया कि इसमें जो हमारे ऑफेंडर्स हैं वो एक तरीका अपनाते हैं, वो एक फर्जी शॉपिंग साइट बनाते हैं, उसको पब्लिसाइज भी करते हैं और रैंडम तरीके से लोगों को कॉल करते हैं कि आपको जो है इस पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे जब ये हुआ है तो उसको ऑफर फॉर ऑल करके इन्होंने वो किया है। अभी कभी इसको ऑफर फॉर एवरीबडी इस तरीके से करके उसको साइट के लोग चलाते हैं और जब काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलता है तो लोग उसमें लालच में आकर के उसमें कुछ पैसा पे कर देते हैं। रुद्रप्रयाग में अपराध पर नियंत्रण को लेकर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। समस्त थाना और चौकियों में व्यापक स्तर पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब तक 1500 से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर चुकी है और इसके अलावा 100 मकान मालिकों का पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किया गया है। दरअसल ऑल वेदर और रेल परियोजना के चलते जिले में सैकड़ों मजदूर कार्य करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों पर क्राइम का डर सता रहा है। लोगों ने पुलिस से ऐसे लोगों का सत्यापन कराने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने बाहरी लोगों के लिए सत्यापन अभियान चलाया है। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है कि जो बाहरी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका नियमित रूप से सत्यापन किया जाए। तो ये पहले से भी चलता रहा है, लेकिन परंतु अभी लास्ट वीक से हमने एक अभियान की तरह इसको स्टार्ट किया है। इसमें बाहरी लोग जितने भी किराएदार रह रहे हैं, जो भी मजदूर हैं जो बाहर से आकर काम कर रहे हैं और अन्य भी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सभी का व्यापक स्तर पर सत्यापन सभी थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है। बागेश्वर में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग में बालीघाट के पास सरयू नदी में हो रही अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल वनवासी के जिला प्रशासन के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की है। इसके साथ ही तहसील प्रशासन से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो बागेश्वर में अवैध खनन का खेल जारी है। सरयू नदी में ये अवैध खनन हो रहा है। आरपीआई नेता ने अफसरों पर आरोप लगाए हैं क्योंकि अफसरों की मिली भगत से ये अवैध खनन का खेल चल रहा है। कुमाऊं कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर शिकायत की गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है। आसपास के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है। शिकायत के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ग्रामीणों में नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में जंगल में एक भालू और उसके बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। मादा भालू पहले नदी को पार करने की कोशिश करती दिखी है, मगर पानी का बहाव तेज होने पर वो पहाड़ पर चढ़ गई। इसके बाद मादा भालू ने हल्के बहाव वाले क्षेत्र से अपने बच्चे के साथ नदी पार की। वायरल वीडियो रामगढ़ के हली और भूतिया गांव का बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में भालू पाए जाते हैं। तो नदी को पार करने की कोशिश, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भालू और अपने बच्चे का जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी पारने की लगातार कोशिश की जा रही है कि नदी को कैसे फिर पार किया गया। जब पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ तो भालू और अपने बच्चे को लेकर वो नदी पार की। क्षेत्र में काफी संख्या में भालू यहाँ पर मिलते हैं। मादा भालू ने अपने बच्चे के साथ नदी पार की, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
चमोली में बद्रीनाथ डीमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने नारद जयंती सादगी के साथ मनाई है और इस अवसर पर अलकनंदा के पास स्थित नारद कुंड में श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल श्री ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने पूजन की है। नारद जयंती पर डीमरी पंचायत के द्वारा तप्त कुंड के निकट नारद शिला का पूजन किया गया। मान्यता है कि जब भगवान बद्री विशाल की कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं तो भगवान नारद भी शीतकाल में भगवान नारायण की पूजा करते हैं। इसलिए नारद जयंती के अवसर पर महाराज जी की विशेष पूजा अर्चना की। नारद जयंती पर महाराज जी की विशेष पूजा अर्चना की गई है। सादगी के साथ नारद जयंती मनाई गई है और नारद कुंड में ये पूजा अर्चना की गई। काफी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहे। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं तो शीतकाल में भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। बद्रीनाथ धाम में हर्ष और उल्लास के साथ कल माता मूर्ति मेले का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें पौराणिक परंपराओं के अनुसार मेले का भव्य आयोजन होता है। सुबह 9 बजे भगवान बद्री विशाल का राजभोग लगने के बाद 10 बजे भगवान उद्धव की उत्सव मूर्ति शंकराचार्य की गद्दी में सवार होकर बामड़ी गांव पहुंचेगी। भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी माड़ा गांव पहुंचते हैं। इसलिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सुबह 9 बजे राजभोग लगेगा, शाम को फिर बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और सुबह 10 बजे उद्धव मूर्ति बामड़ी गांव पहुंचेगी, शंकराचार्य की गद्दी में सवार होकर पहुंचेगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कपाट जो है वो बंद रहेंगे और बद्रीनाथ धाम में दर्शन नहीं होंगे। शाम को फिर बद्री विशाल के दर्शन हो पाएंगे, कपाट शाम को खुलेंगे और काफी उत्साह जो है वो लोगों में वहां पर देखने को भी मिलेगा। मैं निवेदन करके कि आप बद्रीनाथ जी के साथ साथ मनाएंगे और एक परंपरा जो न जाने कितने हजारों वर्ष से आ रही है उस परंपरा का निर्वहन हम करेंगे। बस कल भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर प्रभात में 9:30 बजे माणा के लिए भगवान जाते हैं तो यहाँ मंदिर बंद किया जाता है। कल के दर्शन भगवान के माणा माता मूर्ति के पास होंगे। 3 बजे पुनः वहाँ से लौटने के बाद भगवान यहाँ पे दर्शन देंगे। बात करते हैं चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 28 जून से यात्रा पर रोक जो लगी थी उसे हटा ली है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तों का भी प्रशासन और चारधाम यात्रियों को ध्यान रखना होगा। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। 28 जून से लगी रोक अब कुछ शर्तों के साथ हटा दी जाएगी। मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने केदारनाथ धाम में हर दिन 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1000 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री धाम के लिए 400 यात्रियों को जाने की इजाजत दे दी है। हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। तो कोर्ट ने जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, ऑन रूट भी करेंगे और चारधाम में भी करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो 3 डिस्ट्रिक्ट की हैं उनको डायरेक्शन दी है कि इन मेडिकल फैसिलिटीज़ और पब्लिक फैसिलिटीज़ का मुआयना करके वीकली रिपोर्ट कोर्ट को डायरेक्टली सबमिट कर। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश पर क्या है पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया, ये भी जान लीजिए। सरकार ने मजबूत पैरवी न्यायालय में की। जो यात्रा धाम से जुड़े हुए जो मार्ग थे, उन मार्गों में रहने वाले जो लोग थे जिनकी आजीविका इसमें चलती थी, उनको बड़ी राहत मिलेगी। ये सशर्त अनुमति पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन सरकार बातों को मानने को तैयार नहीं थी। आज माननीय न्यायालय की बात सरकार ने मानी, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड रखा। हमने भी कल एक बहुत ही विद्वान वकील इसके लिए नियुक्त किए थे। इस फैसले से जहां चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर है, वहीं सियासतदान कोर्ट के फैसले को सियासी रंग देते नजर आ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज स्टेट के लिए समीर शाह की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा से रोक हटा दी है और इस फैसले के बाद बद्रीनाथ धाम में 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे मौनी बाबा ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मौनी बाबा को अनशन स्थान से मंदिर तक शोभा यात्रा के साथ बद्रीनाथ मंदिर तक लाया गया है।
और उन्होंने अकेले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। बाद में सिंह द्वार पर उप जिलाधिकारी ने बाबा को जूस पिलाया और वहीं स्थानीय लोगों ने सिंह द्वार पर भजन गाकर नृत्य कर खुशी जाहिर की है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बद्री पूरी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने चारों धामों की यात्रा प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए हैं। माननीय कोर्ट का धन्यवाद है, सरकार का धन्यवाद है। अब सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र यात्रा के नियम बता दें और तदनुसार यात्रा प्रारंभ हो जाए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जताई है और हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही केदार घाटी के होटल ढाबा व्यापारियों में खुशी की लहर है। हाई कोर्ट ने यात्रा चार धाम यात्रा पे छूट दे दी है और सरकार ने 1200 यात्री बद्रीनाथ में, 800 यात्री केदारनाथ में, 600 यात्री कुछ ऐसे गंगोत्री में, 600 यात्री यमुनोत्री में कहा है। मैं सरकार से बोलना चाहूँगा, 1 साल से सारा व्यापारी जो है बेरोजगार है यहाँ पे और सीमित यात्रा में अगर यहाँ पे यात्री आएगा उससे व्यापार लोगों को नहीं चलेगा। बेरोजगार युवा बैठे थे और जो होटल व्यवसायी कई 2 साल से बैठे हुए थे उनको रोजगार के साधन एवं एक रौनक से उत्तराखंड में छा जाएगी और लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। परंतु सरकार के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के जो नियम हैं उनके तहत हमारी जो यात्रा है उसका संचालन किया जाए और एक बार फिर से कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज से देहरादून जिले में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। राजधानी में एक दिन में 33,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को पूरा करने के लिए जिले में 200 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 18 साल से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को वॉक इन आधार पर टीका लगाने की सुविधा होगी, यानी टीकाकरण के लिए ऑन द स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। और इसके अलावा 21 मोबाइल टीमें भी घर घर जाकर टीकाकरण करेंगी और 5 टीमें दिव्यांगों के टीकाकरण के लिए लगाई गई हैं। नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए ई सेवा केंद्र शुरू हो गया और ई सेवा केंद्र खुलने से कोर्ट की गतिविधियों की आसानी से जानकारी मिल सकेगी। उच्च न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने किया है। इस मौके पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, जज शरद कुमार शर्मा, जज RC खुलबे, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, जज आलोक कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी के मुताबिक ई सेवा केंद्र से वादकारियों और अन्य हितकारियों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से लैस इस केंद्र से अधिवक्ताओं को भी काफी मदद मिलने की उम्मीद है और इस व्यवस्था में वकीलों को भी कई सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। ई सेवा केंद्र से भविष्य में याचिका ई फाइलिंग करने की भी योजना है। ये सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है। जो हमारे वादकारी हैं जिनके मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वो लोग आकर के अपने वादों के संबंध में जो है कब उनकी तारीख लगी है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण कब अवकाश पर है उसकी सूचना मिलेगी। अगर कोई हमारी वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ई कोर्ट चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से ई सेवा केंद्र से मिलेगी। गढ़वाल में इन दिनों सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने की कवायद चल रही है। खुद गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट भी इस मुहिम में जुट गए हैं। वो लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही लोगों से मिलकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने की भी अपील कर रहे हैं। इस दौरान महावीर बिष्ट ने कहा है कि भले ही प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल पिछड़े हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बेहतर संस्कार दिए जाते हैं। कई परिजन ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का नाम हटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया है। नहीं सर, हमने भी पहले अपने बच्चों को शिशु मंदिर में रखा, फिर हमने देखा कि शिशु मंदिर में हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम वहाँ से शिशु मंदिर से अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में रख रहे हैं। जिस हिसाब से हमने प्राइमरी स्कूल में रखा उस हिसाब से हमारे बच्चे को अब इंग्लिश, गणित, हिंदी सब कुछ आ रहा है। पहले हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, अब हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ना भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक अच्छी शिक्षा पढ़े, उसके बाद हम आगे भी देखेंगे अपने बच्चों के लिए। का हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम गार्जियन से ये बात करें
कि देखिए प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों में तुलना अगर आपको करनी है तो आप उन बच्चों के संस्कारों की तुलना करिए, क्योंकि आज समाज को आवश्यकता है अच्छे संस्कारों के बच्चे की। और मुझे लगता है कि संस्कार प्राइवेट स्कूलों के बजाय तो गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और रुड़की में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लोगों को उस उमस भरी गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिली है। भारी बारिश से रुड़की की कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। जलभराव ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, पहाड़ के कई इलाकों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। रुड़की में जोरदार बारिश हो रही है और जल भराव होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के दावों के पोल भी खुले हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बारिश होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो नज़र आ रही हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि बारिश होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से, सोचे जब जल भराव की स्थिति हो जाती है तो आसपास के लोग किस कदर परेशान होते होंगे। तो झमाझम बारिश के बाद की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं, क्योंकि आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग घर में रहने को मजबूर हैं। हालांकि मौसम सुहावना हो गया है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। और इस बीच चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बामन द्वादशी का पावन पर्व आज है। बद्रीनाथ धाम में होगा माता मूर्ति का विशेष आयोजन। 10 बजे से शाम, आपको बता दें कि 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की है चमोली से, जहां पर बामन द्वादशी का पावन पर्व आज जो मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति का विशेष ये आयोजन होगा। पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद रहेंगे। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।